नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक में हम सबसे पहले बात करेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र की। हाल ही में वैज्ञानिकों ने तारों में लिथियम उत्पादन संबंधी रहस्य को प्रस्तुत किया है। तारों की उत्पत्ति के ज्ञात सिद्धांत के अनुसार जब तारे अपनी रेड जायंट अवस्था में विकसित होते हैं तब वे अपने जीवन काल के दौरान ही लिथियम को नष्ट कर देते हैं। दरअसल ग्रहों में उनके तारों की तुलना में अधिक लिथियम विद्यमान होता है। वास्तव में जहां मूल बिग बैंग विस्फोट के पश्चात ब्रह्मांड में पाए जाने वाले अन्य तत्वों जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, लोहा, निकेल आदि में लाखों गुना बढ़ोतरी हुई है, वहीं लिथियम की प्रचुरता में केवल 4 गुनी वृद्धि हुई है। जबकि कुछ तारे लिथियम समृद्ध पाए गए हैं, जिसके कारण पूर्ववर्ती समझ में विरोधाभास उत्पन्न हो गया था। भारतीय वैज्ञानिकों ने हाल ही में इस दिशा में शोध करके इस विरोधाभास का समाधान किया है। इस शोध के अनुसार जब तारे अपनी रेड जायंट अवस्था से आगे विकसित होकर रेड क्लम्प अवस्था में पहुंचते हैं तो वे लिथियम का निर्माण करते हैं, जिसे हीलियम फ्लैश के रूप में जाना जाता है, और यही तारों को लिथियम समृद्ध बनाता है। आपको बता दें कि हीलियम फ्लैश किसी तारे के विकास के अंतिम चरण में घटित होता है, क्योंकि हीलियम तारे के कोर में संचित हो जाता है और इस कारण इसके तापमान और दाब में वृद्धि हो जाती है। इस अवस्था को रेड क्लम्प अवस्था के नाम से जाना जाता है। अगली खबर श्रम मंत्रालय से संबंधित है। हाल ही में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने मजदूरी संहिता केंद्रीय नियम 2020 का प्रारूप जारी किया है। ये नियम मजदूरी संहिता 2019 के तहत जारी किए गए हैं। मजदूरी संहिता 2019 को पिछले वर्ष संसद के दोनों सदनों ने पारित किया था। नए प्रारूप नियमों में दैनिक कार्य के सामान्य घंटों को 9 घंटे से कम करके 8 घंटे किया गया है। दरअसल पिछले प्रारूप में 9 घंटे प्रस्तावित किए गए थे। आइए अब मजदूरी संहिता 2019 के बारे में समझ लेते हैं। ये संहिता 4 अधिनियमों को प्रतिस्थापित करती है। पहला है मजदूरी संदाय अधिनियम 1936, दूसरा है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, तीसरा है बोनस संदाय अधिनियम, चौथा है समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। इस संहिता में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रकों और मजदूरी को ध्यान में रखे बिना सभी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मजदूरी और समय पर वेतन भुगतान के प्रावधानों को सार्वभौमिक बनाने का प्रयास किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन न्यूनतम मजदूरी को पारिश्रमिक की उस न्यूनतम राशि के रूप में परिभाषित करता है जो नियोक्ता को किसी निश्चित अवधि के दौरान किए गए कार्यों के लिए मजदूरों को भुगतान करना आवश्यक होती है। ये भुगतान सामूहिक समझौते या किसी व्यक्तिगत अनुबंध से कम नहीं किया जा सकता है। न्यूनतम मजदूरी का लक्ष्य संपूर्ण देश में एक समान जीवन स्तर सुनिश्चित करना है। वर्तमान में राज्यों और अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रकों में न्यूनतम मजदूरी में भिन्नता विद्यमान है, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकारें दोनों ही न्यूनतम मजदूरी निर्धारित, संशोधित और लागू करती हैं। अगली खबर स्टार्टअप विलेज उद्यमिता कार्यक्रम से संबंधित है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2018-19 और 19-20 के आंकड़ों से ये ज्ञात होता है कि 2 वर्ष में 1,33,000 रोजगार सृजित हुए हैं। स्टार्टअप विलेज उद्यमिता कार्यक्रम के तहत 64,000 से अधिक ग्रामीण उद्यमों की स्थापना हुई है। 8,816 प्रतिष्ठानों की स्थापना के साथ केरल इस तालिका में सबसे ऊपर है। उसके बाद मध्य प्रदेश और बिहार का स्थान आता है। उत्तराखंड, मिजोरम, मणिपुर और असम में इस अवधि के दौरान कोई उद्यम स्थापित नहीं हुए हैं। ये आंकड़े ग्रामीण अर्थव्यवस्था की परिवर्तित संरचना पर अन्य निष्कर्षों के भी अनुरूप हैं, जैसे नीति आयोग के अनुसार ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि की प्रमुखता के विषय में सामान्य धारणा के विपरीत लगभग 2/3 ग्रामीण आय अब गैर कृषि गतिविधियों से सृजित होती है। उल्लेखनीय है कि भारत में विनिर्माण क्षेत्र में मूल्य संवर्धन के आधे से अधिक का योगदान ग्रामीण क्षेत्रों द्वारा किया जाता है। आइए अब जानते हैं स्टार्टअप विलेज उद्यमिता कार्यक्रम के बारे में। ये ग्रामीण विकास मंत्रालय की दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत एक उपयोजना है। इसका उद्देश्य महिलाओं सहित ग्रामीण परिवारों को उद्यम स्थापित करने में सहायता करना है। इसके दीर्घकालिक लक्ष्यों में शामिल है 1 करोड़ ग्रामीण उद्यमों की स्थापना के लिए सहायता प्रदान करना और 2 करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध कराना। योजना के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल है ग्राम स्तर पर लोगों के समूह को प्रशिक्षण प्रदान करके स्थानीय संसाधनों का विकास करना,
अपने उद्यमों को शुरू करने के लिए वित्त तक पहुंच के लिए ग्रामीण उद्यमियों की सहायता करना। अगली खबर वित्त आयोग से संबंधित है। वित्त आयोग ने आपदा प्रबंधन कानूनों का आकलन प्रारंभ किया। वित्त आयोग आपदा प्रबंधन से संबंधित कानूनों के दायरे का विस्तार करने की संभावना और आवश्यकता पर विचार कर रहा है। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि राज्य भविष्य की स्वास्थ्य आपात स्थितियों का सामना करने के लिए बेहतर तरीके से तैयार रहे। इससे पहले एक अंतरिम रिपोर्ट में वित्त आयोग ने ये उल्लेख किया था कि राज्यों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वे केवल तत्काल राहत के लिए धन आवंटित करने की बजाय पुनर्वास, शमन और क्षमता निर्माण के लिए पर्याप्त धनराशि अलग से रखें। विशेषज्ञों ने कोविड-19 जैसी महामारियों से निपटने के लिए एक विशिष्ट कानून की आवश्यकता पर बल दिया है। उल्लेखनीय है कि वर्तमान स्थिति से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और महामारी अधिनियम 1897 को लागू किया गया है। इन दोनों अधिनियमों में इस महामारी से निपटने के लिए विशिष्ट प्रावधानों का अभाव है। आपदा प्रबंधन अधिनियम प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को राष्ट्रीय योजनाएं निर्मित करने के लिए सशक्त करता है, जिनके माध्यम से न्यूनतम मानकों को निर्धारित किया जाता है। कोविड-19 को आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत एक अधिसूचित आपदा घोषित किया गया है। महामारी अधिनियम के अंतर्गत खतरनाक महामारी रोगों के प्रसार को रोकने के लिए प्रावधान किए गए हैं। ये केंद्र को अनुषंगी शक्तियां प्रदान करता है और स्वास्थ्य संकटों से निपटने के लिए राज्यों की भूमिका पर अधिक बल देता है। आइए अब इन अधिनियमों में अंतर्निहित मुद्दों को भी जानते हैं। इनमें व्यापकता का अभाव है। राज्य, केंद्र और स्थानीय निकायों की भूमिका को स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं किया गया है। प्रवासी मजदूरों के आवागमन और राहत आदि जैसे मुद्दों को ठीक से संबोधित नहीं किया गया है। अगली खबर भारत और बांग्लादेश के संबंधों के बारे में है। बांग्लादेश के साथ व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारत की योजना। हाल ही में भारत को लुभाने के लिए चीन द्वारा किए जा रहे प्रयासों को देखते हुए भारत ने बांग्लादेश के साथ व्यापार और व्यावसायिक साझेदारी को बढ़ाने के लिए एक बहुआयामी रणनीति अपनाई है। कुछ समय पहले चीन ने बांग्लादेश के 97% उत्पादों पर प्रशुल्क छूट की घोषणा की थी। बांग्लादेश की कुल आयात बास्केट में 1/4 चीनी वस्तुएं शामिल हैं, जबकि पिछले 2 दशकों में चीन के साथ बांग्लादेश के व्यापार घाटे में 16 गुना वृद्धि हुई है। आइए इस संबंध में भारत के प्रयासों को जानते हैं। कोविड-19 के दौरान बांग्लादेश के साथ रेलमार्ग से आवश्यक वस्तुओं के व्यापार को फिर से शुरू करने का निर्णय लिया गया है। समुद्री बंदरगाहों, अंतर्देशीय जल परिवहन मार्गों, रेल और राजमार्गों के माध्यम से कनेक्टिविटी पहले आरंभ की गई है। उदाहरण के लिए बांग्लादेश और भारत के बीच अंतर्देशीय जल पारगमन और व्यापार पर प्रोटोकॉल, विभिन्न बांग्लादेशी उत्पादों के लिए शुल्क मुक्त पहुंच उपलब्ध कराई जा रही है। विभिन्न क्षेत्रों में अवसंरचना विकास के लिए पिछले 8 वर्षों में $8 बिलियन की 3 लाइन ऑफ क्रेडिट्स की व्यवस्था की गई है। भारत 55 लघु विकास परियोजनाओं का वित्त पोषण कर रहा है, जिनमें छात्रावास, शैक्षणिक भवन आदि का निर्माण शामिल है। आइए अब भारत और बांग्लादेश व्यापार की स्थिति देखते हैं। बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। वित्त वर्ष 2018-19 में बांग्लादेश को भारत का निर्यात $9.21 बिलियन और बांग्लादेश से आयात $1.04 बिलियन था। हालांकि दोनों देशों के बीच व्यापार में अंतर्निहित कुछ मुद्दे भी हैं, जैसे व्यापार संतुलन के भारत के पक्ष में झुकाव से बांग्लादेश में व्यापार घाटे के संबंध में चिंताएं, निम्न स्तरीय अवसंरचना, सीमा पार अवैध व्यापार से संबंधित मुद्दे आदि। आइए अब जानते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरें। स्थायी समितियों की आभासी बैठकों के लिए गणपूर्ति। राज्यसभा सचिवालय ने ये स्पष्ट किया है कि गणपूर्ति केवल तभी अनिवार्य है जब समितियों द्वारा निर्णय लिया जा रहा हो या रिपोर्ट्स का अंगीकरण किया जा रहा हो। नियमित विचार विमर्श के दौरान इसकी आवश्यकता नहीं होती है। गौरतलब है कि स्थायी समिति की बैठक के आयोजन के लिए गणपूर्ति के लिए समिति के कुल सदस्यों में से 1/3 सदस्यों की उपस्थिति जरूरी होती है। यदि आवश्यक गणपूर्ति के अभाव के कारण बैठक न हो सके तो समिति का अध्यक्ष या तो गणपूर्ति पूर्ण होने तक बैठक को निलंबित कर सकता है या बैठक को कुछ दिनों के लिए स्थगित कर सकता है। गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय। गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय सफेद पोश अपराधों, धोखाधड़ियों में संलिप्त व्यक्तियों के अभियोजन के लिए, जांच करने और अभियोग चलाने के लिए, सिफारिशें करने के लिए कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के तहत एक बहुविषयक संगठन है।
वित्तीय लाभ के लिए व्यावसायिक और राजनीतिक पेशेवर जो अहिंसक अपराध करते हैं उन्हें सफेदपोश अपराध कहा जाता है। इसे कॉरपोरेट गवर्नेंस पर गठित नरेश चंद्र समिति की सिफारिशों के आधार पर स्थापित किया गया था। ये कंपनी अधिनियम 2013 के तहत एक सांविधिक निकाय है। मालाबार अभ्यास। भारत मालाबार अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल करने की योजना बना रहा है। मालाबार भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच वर्ष 1992 में एक द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास के रूप में शुरू हुआ था। वर्ष 2015 में इसमें जापान के शामिल होने से इसका स्वरूप त्रिपक्षीय हो गया। इन 4 देशों ने मिलकर क्वाड की भी स्थापना की है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान शामिल है। क्वाड एक अनौपचारिक रणनीतिक फोरम है। इसके अलावा अन्य कई देशों के साथ भी भारत के द्विपक्षीय संयुक्त अभ्यास हैं, जैसे भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच युद्धाभ्यास, वज्र प्रहार, स्पिटिंग कोबरा, संगम, रेड फ्लैग, कोप इंडिया आदि। वहीं भारत और जापान के बीच धर्म, गार्जियन, जिमैक्स आदि। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। महाराष्ट्र में स्थित बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण कर्नाटक में आई आपदा की स्थिति को देखते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एनडीएमए को दोनों राज्यों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने का आदेश दिया है। ये दिशा निर्देश राष्ट्रीय कार्यकारी समिति जारी करेगी। आपदा प्रबंधन हेतु एक समन्वयकारी और निगरानी निकाय के रूप में कार्य करने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 8 के तहत एनईसी का गठन किया गया है। राष्ट्रीय कार्यकारी समिति की अध्यक्षता केंद्रीय गृह सचिव करते हैं। चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ भी इसके पदेन सदस्य होते हैं। ग्लाइफोसेट। केंद्र सरकार ने कीट नियंत्रण ऑपरेटरों द्वारा उपयोग के अतिरिक्त ग्लाइफोसेट के उपयोग पर प्रतिबंध के संबंध में अधिसूचना जारी की है। किसान ग्लाइफोसेट का चाय बागान, गैर फसल और फसली क्षेत्रों में खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए बड़े पैमाने पर उपयोग करते हैं। इससे पहले WHO ने अपने एक अध्ययन में मानव स्वास्थ्य पर ग्लाइफोसेट के प्रतिकूल प्रभाव को उजागर किया था। किसान श्रम की कमी, बढ़ती लागतों और खरपतवारों से अपनी उपज की सुरक्षा के लिए रसायनों पर निर्भर होते हैं। इसीलिए शाकनाशी के उपयोग में वृद्धि हो रही है। प्रोफेसर पीसी महालनोबिस राष्ट्रीय आधिकारिक सांख्यिकी पुरस्कार। प्रथम महालनोबिस पुरस्कार आरबीआई के पूर्व गवर्नर सी रंगराजन को प्रदान किया गया था, जो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के पूर्व अध्यक्ष भी थे। इस पुरस्कार का नाम प्रोफेसर पीसी महालनोबिस के नाम पर रखा गया है, जिन्हें भारतीय सांख्यिकी का जनक भी माना जाता है। प्रोफेसर पीसी महालनोबिस ने 1932 में कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की थी। उन्होंने योजना आयोग की स्थापना में सहायता प्रदान करने के साथ साथ वृहद पैमाने पर सर्वेक्षण के लिए पद्धति भी विकसित की थी। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।